ठीक है, तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज। तो आज का जो टॉपिक आप लोगों ने डिस्कस करना है वो स्टार्ट करेंगे सेल पैरामीटर्स के हेल्प से। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने इसके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स एंड यूनिट सेल्स को डिस्कस कर लिया था और हर एक यूनिट सेल की रैंक्स निकालनी हमने स्टडी कर ली थी। एंड एट लास्ट हमने हेक्सागोनल पैटर्न भी स्टडी किया था कि एक हेक्सागोनल लैटिस में यानी कि एक यूनिट सेल में आपका रैंक क्या होता है, तो उसका आंसर 6 आया था। हमने वो भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग, फिर मैंने आपको कल बताया था कि आज हम लोग सेल पैरामीटर्स से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो सेल पैरामीटर्स में होता क्या, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस बनाते थे कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी तरीके से आप यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे। अभी रफली बना के दिखाता हूँ, फिर इसका फेयर आउट देखेंगे। तो जैसे मान लो कि दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस थोड़ी परपेंडिकुलर टू बाहर की तरफ ऐसे होगी जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस में ये कोई डिस्टेंस है जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो है वो ए से डिनोट की जा रही है। ठीक है, वाई एक्सिस में इस डिस्टेंस को मैं से बी से डिनोट कर रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल तो अभी समझ में आ जाएगा। और जेड एक्सिस में सी से डिनोट कर रहा हूँ। ये हो क्या रहा है कि असलियत में एक क्यूब है, इस तरीके से एक क्यूब रखा हुआ है और उस क्यूब के कॉर्नर पे आपने ये एक्सिस लगा रखी है इस तरीके से। तो ये जो एक डिस्टेंस है इसको आप ए बोल रहे हो, एक ये डिस्टेंस है इसको बी बोल रहे हो, इसको सी बोल रहे हो। ए बी सी इंटरचेंजेबल भी हैं, चाहो तो इसको ए बोल लो चाहे तो उसको ए बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये क्यूब है। क्यूब की वजह से ए इज़ इक्वल्स टू बी इज़ इक्वल्स टू सी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सेल पैरामीटर्स में पहला 3 पैरामीटर्स होते हैं, ए बी एंड सी, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ दैट यूनिट सेल। इसके बाद आप स्टडी करते हो एंगल के बारे में। अच्छा, ये ए जो लेंथ थी, ए लेंथ के सामने बनने वाला जो एंगल होता है ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं अल्फ़ा। समझना, ए के सामने जो एंगल बनेगा उसको अल्फ़ा बोलते हैं, बी के सामने वाले एंगल को बीटा बोलते हैं एंड सी के सामने वाले को गामा एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार समझ लेते हैं इस डायग्राम से। ठीक है, अब ये डायग्राम है आपका पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, उसी तरह से समझाया जैसे मैंने यहाँ बताया था। ये एक एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस है और ये तीसरी एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर इन लोगों ने जैसे इसको ए मान लिया है, इसको बी, इसको सी। याद क्या रखना है कि ए के सामने हमेशा अल्फ़ा बनेगा, बी के सामने हमेशा बीटा बनेगा और सी के सामने गामा बनेगा। ठीक है, तो सेल पैरामीटर्स में आपके टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, एक ए बी सी और अल्फ़ा बीटा एंड गामा, यानी कि डिस्टेंसेस एंड एंगल्स। ये 6 मिलकर आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि पर्टिकुलर यूनिट सेल किस टाइप का है। तो बेस्ड ऑन सेल पैरामीटर्स भी आप क्लासीफाई कर सकते हो यूनिट सेल्स को। ठीक है, चलो अब क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट सेल को किस तरीके से आप क्लासीफाई करते हो अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स जो आपने अभी पैरामीटर स्टडी किए, जैसे कि ए बी सी अल्फ़ा बीटा एंड गामा, इनके बेसिस में कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका क्यूबिक। क्यूबिक दिखने में आपको पता है क्यूब जैसा होगा और इसके अंदर अभी डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। क्यूबिक होता है, क्यूबिक के बाद टोटल आपके 7 बैठेंगे, तो आप लिखते चलो लाइन से। पहला होता है क्यूबिक, दूसरा होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। तीसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, तीसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक। अब यहाँ तक के याद करना पहले बहुत आसान है। देखो क्यूबिक के केस में क्या होगा, ए विल बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी एंड अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी के लिए लिख लो, अभी डायग्राम दिखाऊंगा। टेट्रागोनल में धीरे धीरे चीज़ें गायब होती जाएंगी। ए इज़ इक्वल्स टू बी बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू सी, बाकी सब सेम रहेगा। याद करने का तरीका है। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों ही बराबर नहीं होंगे लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा बराबर रहेंगे इक्वल टू 90 डिग्री। ये होती हैं पहले की 3
यूनिट सेल्स की क्लासिफिकेशन, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, अब इसके बाद से जो भी क्लासिफिकेशन अब आप स्टडी करोगे उसमें एंगल भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अभी तक सिर्फ ए बी और सी चेंज हो रहा था, पहले में तीनों ए बी सी बराबर थे क्योंकि वो क्यूब है तो तीनों बराबर है। टेट्रागोनल में रेक्टेंगल जैसा कुछ बन जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ये तो नॉर्मल सी बात है। साथ ही साथ अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। बस अभी लिख लो, परेशान नहीं होना है, लिख लो इसको, धीरे धीरे याद करेंगे। मोनोक्लिनिक क्या आता है? ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक का आता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के अंदर क्या है, नाम से दिख रहा है ट्राई, मतलब तीनों के तीनों ही ख़त्म है इसमें, यानी कि ना ए बराबर है बी के, ना बी बराबर है सी के, ना ही अल्फ़ा बराबर है गामा के, ना ही वो बराबर है बीटा के, और वो 90 डिग्री के तो बिल्कुल बराबर नहीं है। सब भी कुछ कैंसिल हो गया, तो ये ट्राइक्लिनिक है। ठीक है, सबसे अजीब जो बनता है वो ट्राइक्लिनिक होता है। अच्छा, इसके बाद आपका हेक्सागोनल आपने कल ही स्टडी किया हुआ है। हेक्सागोनल में क्या था? ए इज़ इक्वल्स टू बी बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, लेकिन गामा की वैल्यू यहाँ 120 डिग्री होती है। याद करो, हमने बनाया था हेक्सागोनल इस तरीके से। अब इसमें क्या था कि जो हेक्सागोनल वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसमें ये सारी साइड्स एक दूसरे से बराबर होती हैं, लेकिन ये जो हाइट है ये डिफरेंट रहती है। सी डिफरेंट होगी, ए और बी बराबर रहेंगी इसमें। ऐसे ही अल्फ़ा और बीटा ये 90 डिग्री रहता है, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री, लेकिन गामा यानी कि ये वाला एंगल ये 120 डिग्री हो जाता है। ये मैंने कल स्टडी करवाई थी इसकी। ठीक है, हेक्सागोनल के बाद आपका रोम्बोहीड्रल आता है। रोम्बोहीड्रल में अल्फ़ा बीटा ए बी और सी बराबर रहते हैं, और अल्फ़ा बीटा और गामा भी बराबर रहते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, कोई और एंगल हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए इसको इतना देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये पहला तो ये बता रहा है कि ए के सामने अल्फ़ा होता है, बी के सामने बीटा होता है, सी के सामने गामा होता है। सिंपल एजेस एंड एंगल की बात कर रहा है। क्यूबिक जो हमने स्टडी किया था, ये मैंने लिखवाया था, यहाँ लिखा हुआ है। क्यूबिक में ए बी सी बराबर होता है और अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री बराबर होता है। वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। टेट्रागोनल में दिखने में ऐसा होता है। देखो, ए और बी, मान लो ये ए है और ये बी है, ये दोनों बराबर रहेंगे, लेकिन जो सी होगा इसकी लेंथ डिफरेंट हो जाएगी, तो ये इसके बराबर नहीं रहेगा। ऑर्थोरोम्बिक में ना ए बराबर है बी के, ना बी बराबर है सी में, तीनों अलग अलग है। ठीक है, मोनोक्लिनिक में तीनों बराबर नहीं है। अरे क्या हो गया, वेट, बीच बीच में हो जाता है कुछ इसको। हाँ, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, मोनोक्लिनिक के केस में ऑर्थोरोम्बिक जैसा ही है देखने में, बस ऑर्थोरोम्बिक देखो अभी सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा हुआ है, सरफेस से 90 डिग्री पे। अब ये एंगल अगर मैं चेंज कर दूँ, तो थोड़ा सा सरका दूँ, लेफ्ट साइड मान लो सरका दिया, ऐसे खिसका दिया, तो ये एंगल अब चेंज हो गया, अभी 90 डिग्री नहीं रहा, कुछ और एंगल हो गया, तो इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक। ठीक है, अच्छा, और ये हेक्सागोनल आपने कल ही स्टडी किया हुआ है। ठीक है, रोम्बोहीड्रल कुछ दिखने में इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें ए बी सी बराबर है, क्यूब है, और इसमें अल्फ़ा बीटा गामा भी बराबर होंगे, लेकिन वो थोड़ा एक एंगल पे इंक्लाइंड होगा, 90 डिग्री नहीं बनाएगा, कुछ एंगल होगा इनके बीच में। और ट्राइक्लिनिक भी कुछ इसकी तरह ही है, बस यहाँ पर ए बी सी बराबर नहीं है, और एंगल वो किसी भी की नहीं सुनता है, एंगल कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स के नाम और एटलीस्ट ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके पैरामीटर्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जितना समझ सकते हो समझ लो, डायग्राम जितना दिमाग में आ सकता है आ जाए, अच्छी बात है, बना लो और इसको कंप्लीट करो। अभी इसका और डिटेल भी देख लेंगे, मेरे पास है इसका डिटेल, जैसे इसको फिलअप कर लो चाहो तो। कि बात वही है कि क्यूबिक है आपका, क्यूबिक के अंदर आपका अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ए इज़ इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू बीटा इज़ इक्वल्स टू गामा
इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये नॉर्मल सी बात है। ऐसे अभी मैंने कुछ देर पहले टेट्रागोनल का लिखवाया था, इन सब का लिखवा रखा है, तो यहाँ आप लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर समझना, ये जो क्यूबिक लैटिस है, क्यूबिक लैटिस एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया। क्यूबिक यूनिट सेल सिर्फ 3 टाइप के शेप्स यानी कि यूनिट सेल्स फॉर्म कर सकता है। एक तो सिंपल बना सकता है, एक फेस सेंटर्ड बना सकता है, और एक बॉडी सेंटर्ड बना सकता है। यानी क्वांटिटी में ये 3 बना सकता है। टेट्रागोनल की बात करें तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया जाता है कि टेट्रागोनल सिर्फ सिंपल बनाएगा और बॉडी बनाएगा, बॉडी सेंटर्ड एंड सिंपल सेंटर्ड, यानी कि सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड बनाएगा, यानी कि टोटल क्वांटिटी सिर्फ 2 बनेंगी इसमें। ऑर्थोरोम्बिक में ये चारों टाइप के बनाता है, यानी कि सिंपल भी बनाएगा, फेस सेंटर्ड भी बनाएगा, बॉडी सेंटर्ड भी बनाएगा, और एंड सेंटर्ड भी बनाएगा। यानी कि यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मोनोक्लिनिक के केस में सिंपल बनाता है एंड एंड सेंटर्ड। दो केसेस बन सकते हैं, आप देख रहे हो, क्यूबिक में 3 बन सकते हैं, ऐसे अलग अलग क्वांटिटी होती है। ट्राइक्लिनिक में ये सिर्फ सिंपल बनाता है, इसी क्वांटिटी वाइज आप 1 लेके चलते हो। हेक्सागोनल में ये मिक्स्ड टाइप का बनाता है, लेकिन आप कहते हो कि टोटल क्वांटिटीज़ की एक ही पॉसिबल है। रोम्बोहीड्रल में ये सिर्फ सिंपल बना सकता है, तो क्वांटिटी कितनी होगी 1। इन सब को एडअप करोगे तो टोटल इसका आता है, इन सब का टोटल आता है 14। बात समझ रहे हो, टोटल आता है आपका 14। तो ये जो 14 आपके जो लैटिसेस बन रहे हैं, जो आपने 14 लैटिसेस बनाए, जैसे क्यूबिक में 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में ये 4, हेक्सागोनल में 1, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1, और रोम्बोहेड्रल को ही ट्राइगोनल ही बोलते हैं। ये ट्राइगोनल लिखा हुआ है ना, इसका एक और नाम होता है रोम्बोहेड्रल, जो हमने अभी तक पढ़ा है, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, इसी का नाम है। तो रोम्बोहेड्रल में 1 बनता है। तो आप जब सबको काउंट करते हो तो आपको आता है 14, आपके सामने आते हैं 14 क्रिस्टल सिस्टम। तो आपके सामने आता है कि टोटल क्रिस्टल सिस्टम जो आपके सामने आते हैं वो होते हैं 14। इन्हीं को बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस, इन 14 को बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, जो जितना लिख सकते हो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। मैं नोट्स दूंगा आपको, सो डोंट वरी, जितना आपको समझ में आ रहा है वो लिखते चलो। ये चैप्टर ऐसा है थ्योरेटिकल बेस्ड, डायग्राम्स इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको अभी रेडियस ऑफ एटम समझाऊंगा, उसमें तो आपको खुद बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं नोट्स उसके अपलोड करूँगा, उसमें आप पढ़ लेना। चलो इसको ये कर लो अभी, देन हम आते हैं, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। अब स्टडी करते हैं इसको, अब इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा आसानी होगी बनाने में। रेडियस ऑफ एटम की स्टडी करेंगे। अच्छा, रेडियस ऑफ एटम से मतलब क्या है ये देखते हैं। मान लो आपके पास 2 एटम्स हैं, एक का सेंटर यहाँ है और वो एटम इस तरीके से, और वो 2 एटम ऐसे पास पास में चिपके हुए हैं, ठीक है। और मान लो एक और एटम ले लो,
ये सारे एटम्स हैं। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है, ये डी से डिनोट कर दिया आपने से, ठीक है, ये डिस्टेंस आपने डी से डिनोट करी, और ये जो बीच की डिस्टेंस है दिस इज आर इज द रेडियस ऑफ एटम, यानी कि एटम के सेंटर पार्ट से उसके मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक एटम जा रहा है वहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ दैट एटम, ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं इसी टॉपिक में आता है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ये क्या बताना चाह रहा है, आपने देखा भी कि जैसे एक आपके पास क्यूब है इस तरीके का, ठीक है, आपने ऐसे क्यूब बनाया। अब आपने देखा था पैरामीटर्स में कि इसको बोलते हैं ए, ठीक है, ये ए है तो ये वाला भी ए होगा, मतलब क्यूब है तो तीनों इसके जो डायमेंशंस होते हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों की वैल्यू ए होगी। इसी को बोलते हैं एज लेंथ, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल का, किसका डिस्कशन करेंगे हम लोग, क्यूबिक यूनिट सेल का। तो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या खासियत होती है कि ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, अभी स्टडी किया था, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यह भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टडी करेंगे हम लोग फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी स्टडी करेंगे आज, ठीक है। अच्छा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दिखने में कैसा होगा, आपने थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, मान लो ऐसा बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आपका एक क्यूब टाइप का बन गया, ठीक है। अच्छा, अब एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की खासियत क्या होती है कि इसके चारों कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट होता है, यानी कि एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा। ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ ये सेंटर ऑफ द एटम को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ऐसे। अब अगर मैं इस कॉर्नर वाले के एटम की बात करूँ, जैसे कि मान लो इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला, असलियत में एटम किस टाइप से होगा, ऐसे बड़ा सा एटम होगा, और ये वाला कॉर्नर का एटम इस तरीके से ऐसे फैला होगा, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये जो टोटल एज है इसको मैं क्या बोलता था, ए, अभी कुछ देर पहले देखा था, इसी को मैं क्या बोल रहा था, ए, यहाँ देखा था मैंने ए, और ये वाली डिस्टेंस एटम के अंदर ये कितनी होगी, आर, क्यों, क्योंकि दिस इज़ अ रेडियस ऑफ दैट एटम, ऐसे ये कितनी होगी, आर। तो इस डायग्राम से समझ में आता है यहाँ पर कि दिस ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर, और या फिर आर इक्वल्स टू ए बाई 2, दोनों एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। ये दोनों अभी हम कुछ देर में पैकिंग फ्रैक्शंस एंड पैकिंग एफिशिएंसी समझेंगे, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी, ठीक है, इसको ध्यान से लिख लो। अच्छा, ये पहला वाला पार्ट तो सिंपल है, सिंपल क्यूबिक है तो नाम से सिंपल है, तो सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड आएगा, सेकंड टाइप का यूनिट सेल जो हम कंसिडर करेंगे वो होगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल दिखने में कैसा होगा, छोटा सा क्यूबिक बना लेते हैं, ऐसा, अरे कैसा, ठीक है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, एक तो कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, 8 कॉर्नर पे एटम्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एंड प्लस एक फेस पे भी होगा, चारों तरफ फेस पे एक एक होगा,
इधर भी होगा, नीचे वाले पे होगा, एक सामने वाले फेस पे होगा, एक पीछे वाले फेस पे होगा, इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं सिर्फ कंसिडर करता हूँ सिर्फ ऊपर वाले फेस को। क्या करूँगा मैं एट प्रेजेंट कैलकुलेशंस के लिए, मैं सिर्फ ऊपर जो मैं शेड कर रहा हूँ ऊपर वाले फेस को स्टडी करूँगा। ऊपर वाले फेस को अगर मैं बड़ा सा बना के दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक एटम का पार्ट है, एक फेस के सेंटर में होगा और एक यहाँ पर होगा। अब सेंटर का जो होगा एटम वो इस तरीके से फैला हुआ होगा, ऐसे कॉर्नर वाला इस तरीके से यहाँ पर फैला हुआ होगा, ऐसे ये कॉर्नर वाला एक इस तरीके से यहाँ फैला हुआ होगा। नॉर्मल सा कंसेप्ट है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आप ये देखो, ये सारे एटम्स एक दूसरे से एक डायगोनल में अटैच्ड हैं। कैसे अटैच्ड है? डायगोनल में, इस तरीके से। ठीक है, और आपको पता है कि ये क्यूब की साइड ये वाली है ए, और ये वाली क्यूब की साइड भी क्या है? ए। यहाँ पर एंगल क्या है? 90 डिग्री, ये अच्छे से पता है। ठीक है, अब ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज़ आर, क्योंकि एक एटम का रेडियस है। यहाँ पर पूरा का पूरा एटम आ गया है तो 2 आर ले सकते हो, डायमीटर है पूरा तो 2 आर ले सकते हो, तो यहाँ पर एक और आर आ जाएगा। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि एक ट्राइंगल जैसा कुछ बन रहा है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो है 4r। देखो 4r है, 4r, इधर है a और इधर है a। अब इसमें अगर मैं रिलेशनशिप निकालना चाहता हूँ a और r के बीच में, तो आई विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, और वहाँ से आ जाएगा मेरा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा कि 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 4 16 r स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल लोगे कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 16/2r स्क्वायर। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? आसान है। यहाँ से आ गया a स्क्वायर इक्वल्स टू 8r स्क्वायर। यहाँ से आप इसका अंडर रूट हटाने, स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लगाओगे दोनों साइड, तो दिस विल बिकम a इक्वल्स टू, ये 8 है, 8 के ऊपर रूट लगाओगे, लिख लेते हैं पूरा, ऐसा आ गया। ठीक है, 8 को फैक्टराइज कर सकते हो लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2, अंडर रूट के अंदर होगा तो ये 2 और 2 वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, अकेला 2 अंदर रह जाएगा, तो दिस विल बिकम 2 अंडर रूट 2। सो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा a इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 इंटू आर। यहाँ से आप कह सकते हो कि r इज इक्वल्स टू a/2√2। सिंपल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ, इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ ऐसे कि ये था 2√2। ठीक है, ऊपर यहाँ से √2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ कुछ देर में समझ में आएगा। दिस विल बिकम a√2 बाय √2 इंटू √2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो r इक्वल्स टू a√2/4। एक ये फाइनल फॉर्म आ जाएगी। दोनों ही आंसर करेक्ट है, इसको लिख लो आप। ये काइंड आपका डेरिवेशन चल रहा है अभी। ठीक है ना, अभी आप क्या निकाले हो? रेडियस, रेडियस यानी कि r एंड एज लेंथ यानी कि a। अभी आप r एंड a के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हो। ये रिलेशन हेल्प करेगा आपको पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का। इसको लिख लो अच्छे से। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है आपका बॉडी सेंटर्ड यानी कि BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, BCC यूनिट
सेल। अब ये देखने में कैसा होता है, ये आपने क्यूब बनाने की कोशिश करी, इस तरीके से, और आपने ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये एक एटम का एरिया है। अब आपको पता है 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम होंगे, ठीक है, तो एटम अटैच्ड होंगे हर कॉर्नर पे। तो एक ही एटम है, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ उन 2 एटम्स को जो कि एक दूसरे से अपोजिट हैं, ठीक है। एक एटम ये और एक एटम ये वाला। इन दोनों अपोजिट एटम को जॉइन करने वाली जो लाइन होगी, ये इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ तो समझ में अच्छे से आएगा, रेड से बनाते हैं। इस एटम को और इस एटम को जॉइन करने वाली जो लाइन होगी इस तरीके से, इस लाइन को बोलते हैं सॉलिड डायगोनल, सॉलिड डायगोनल, ठीक है। सॉलिड डायगोनल को जब कैलकुलेट करना होता है, बहुत आसान तरीका अभी मैं बता दूंगा आपको, ये देखना। थिंक इट लाइक आपके पास जब आप एक नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, यानी कि एक सरफेस है आपके पास, ठीक है, और आपको ये वाली सेंटर वाली लाइन पे जाना होता है, तो कैसे जाते हो समझना। ये फर्स्ट एटम था, ये सेकंड एटम था, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा था स्टार्टिंग में। मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ ये फेस सेंटर्ड वाला हो, ठीक है। डायगोनल हमेशा हमने ऐसे पढ़ा है, सेंटर में ऐसे होता है। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो, पहले आप 1 से यहाँ जाते हो, यानी कि पहले एटम से आप एक ए वाला पाथ फॉलो करते हो, देन आप सेकंड पाथ पे आते हो। इन दोनों पाथ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल होता है इसके स्क्वायर के, जैसे जो पाइथागोरस थ्योरम। जब आप सॉलिड डायगोनल फाइंड आउट करोगे तो सॉलिड डायगोनल में आपको ये समझ में आएगा कि इस एटम्स को इस एटम तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते फॉलो करने पड़ते हैं। ये एटम पहले नीचे वाले एटम के पास आएगा 1, फिर ये वाला आप इस वाले एटम के पास आओगे 2, फिर ये एटम इसके संग कनेक्ट होगा 3। यानी कि आपको पहले 1 और 2 का ये वाला जो डायगोनल होगा इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इस डायगोनल का और इस थर्ड वाले का आप जो पाइथागोरस लगाओगे तो वहाँ पर जो एक लाइन बनेगी वो होती है सॉलिड डायगोनल। परेशान नहीं होना, बस एक आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये दिखती कैसी है, ठीक है। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 और 2 था तो ये लेंथ ए थी, ये ए थी, तो आपने यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये डायगोनल डी स्क्वायर कर दिया था। सॉलिड डायगोनल के केस में ये भी ए है, ये भी ए है और ये वाला भी ए है। तो सॉलिड डायगोनल के केस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू डायगोनल का स्क्वायर, बस। क्योंकि यहाँ 3 पाथ से होता आ रहा है तो तीनों पाथों का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, और पाइथागोरस में से 2 पाथ होते हैं इसलिए दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हो। ऐसे इसको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये हम ऐसे इसका सॉलिड डायगोनल क्यों ले रहे हैं, सॉलिड डायगोनल इसलिए लेते हैं क्योंकि ये आपका बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि एक एटम सेंटर में होगा इस तरीके से, और एक एटम यहाँ से इन्फ्लुएंस दे रहा होगा और एक एटम कॉर्नर से इन्फ्लुएंस दे रहा होगा इस तरीके से। तो एक यहाँ से अटैच्ड होगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे। तो ये वाला हिस्सा आर दे रहा होगा, ये आर, दूसरा हिस्सा भी आर और इधर वाला भी आर, ठीक है। यानी कि अगर आप सॉलिड डायगोनल का से देखोगे तो सेंटर में एक एटम होगा, कॉर्नर का एक एटम, इस कॉर्नर का एक एटम। तो ये डिस्टेंस आर, पूरा एटम है तो ये पूरी डिस्टेंस 2r, और ये आधी डिस्टेंस अगेन r। तो दिस इज अगेन इक्वल्स टू 4r, ये फिर से 4r आ रहा है। अब यहाँ पर आप सॉलिड डायगोनल का फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, तो दिस विल बिकम 4r होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ से आप कह सकते हो कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/16 a स्क्वायर, और यहाँ से आप कहोगे
कि R इज इक्वल्स टू √3/4a। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रेडियस और एज लेंथ का बीच का जो रिलेशनशिप होती है वो ये होती है। बात समझ में आ रही है? इसको लिख लो ढंग से। ये आपका BCC के लिए, पहला था आपका FCC के लिए, और उससे पहले था आपका सिंपली क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये लिख लिया आपने। अब जो हमने अभी पढ़ा इसका एक छोटा सा टेबल टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तरफ लेंगे हम क्रिस्टल सिस्टम, एक तरफ लेंगे हम रैंक, और तीसरे कॉलम में हम लेंगे रिलेशन बिटवीन A एंड R, एज लेंथ और रेडियस। अगर क्रिस्टल सिस्टम आपका है सिंपल तो रैंक होगी आपकी 1, फिर रिलेशन आपका ये कहलाएगा आपका R इक्वल्स टू A/2। अभी हमने पहले निकाला, सिंपल के केस में निकाला था। जब आपके पास FCC दे रखा होगा तो इसकी रैंक होगी 4, और रिलेशन इसका आएगा FCC के केस में, ध्यान रखना जो मैंने सिखाया था, 2/4, √2/4a। थर्ड है आपका BCC, इसमें जो रैंक होती है वो होती है 2, और इसका फॉर्मूला था √3a/4। ठीक है, अब देखो ये दोनों फॉर्मूले कंपेरेबल हैं, ये यहाँ √3 आ रहा है, यहाँ √2 आ रहा है, इसलिए मैंने इस वाले को कन्वर्ट करवाया था। ठीक है ना। अब FCC में आपको याद होगा पाइथागोरस लगाई थी आपने इस तरीके से, a फिर यहाँ पर 4r था, तो 2 डिस्टेंस चली थी आपने 1 और 2, इसलिए यहाँ 2 आ रहा है। BCC में आपको याद होगा उन्होंने बताया था 3 डिस्टेंस चलनी पड़ी थी, आपको याद आ रहा है, 3 डिस्टेंसेस कवर की थी आपने, इसलिए 3 बार a² को ऐड किया था, इसलिए यहाँ पर अंडर रूट में 3 आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि BCC में क्योंकि सॉलिड डायगोनल होता था तो वहाँ 3 स्टेप्स थे, इसलिए उसका आंसर में √3/4a है। FCC में सिर्फ 2 बार चला था क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, तो वो √2/4a हो जाएगा। तो ये फॉर्मूलेज याद कर लो अच्छे से, ये फॉर्मूले याद होंगे तभी अभी जो हम पैकिंग फ्रैक्शन करने वाले हैं वो समझ में आएगा। ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से। चलो, अब हमारा टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन। क्या टॉपिक है? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है देखना। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है उसका आप डिनोमिनेटर में डाल दो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर टोटल वॉल्यूम कितना है वो आपने डाल दिया नीचे, और एटम्स ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है उस यूनिट सेल के अंदर उसको ऊपर डाल दो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो कितने एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है एक यूनिट सेल के अंदर, इसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। समझ आ रही है? इट्स लाइक कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा था, या मान लो कि आपके पास ऐसा एक एरिया है, ठीक है, आपने इसमें बॉल्स डाली इस तरीके से, आपके पास मान लो क्रिकेट की बॉल है, आपने इसमें डाल दिया, अरेंज कर दिया, आपने देखा कि अच्छे से ये फिट हो चुके हैं अब, और इसमें बॉल एडजस्ट या फिट नहीं हो सकती, बट स्टिल आफ्टर इवन इतना आपने अच्छे से इसको क्लोजली पैक कर रखा है, फिर भी यहाँ पर गैप बच रहा है। दिख रहा है आपको? इतना मैं रेड से शेड कर रहा हूँ, ये सारा गैप है। इस गैप को बोलते हैं वॉइड, खाली एरिया। क्या बोलते हैं इसको? वॉइड।
तो टोटल वॉल्यूम जितना भी है वो आपने लिया नीचे, एटम्स ने कितना ऑक्यूपाई किया है वो ऊपर डाल दिया। इससे जो आपका फ्रैक्शन आएगा, इस फ्रैक्शन से आपको पता चलेगा कि एटम्स कितना फ्रैक्शन या कितना वॉल्यूम या कितना क्वांटिटी टोटल वॉल्यूम में से ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसी क्वांटिटी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब अगर इस पैकिंग फ्रैक्शन को अगर मैं इंटू 100 कर दूं तो मुझे मिल जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है? पैकिंग फ्रैक्शन होता है आपका बस डिवाइड फ्रैक्शन के फॉर्म में, पैकिंग एफिशिएंसी होती है आपकी अगर इंटू 100 कर दूँ मैं इसी वैल्यू को। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सा कंसेप्ट था, फॉर्मूला ही याद रखना है आपको ये वाला बस, और कुछ नहीं। यूनिट सेल का वॉल्यूम नीचे डालोगे, एटम्स का टोटल वॉल्यूम कितना है वो ऊपर डाल दोगे। ठीक है, ये था आपका पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन आप निकालोगे हर एक लैटिस का, यानी कि यूनिट सेल का। तो पहला हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट सेल है वो है सिंपल क्यूबिक। तो आपने लिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपने लिया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखने में कैसा था, मैं फिर से का बना देता हूँ, अब तो याद हो गया हर चीज़। सिंपल क्यूबिक में क्या था कि एटम्स कॉर्नर में होते हैं, इस तरीके से 8 कॉर्नर पे होंगे, ये अच्छे से याद है। इसकी जो एज लेंथ होगी वो आपकी ए दे रखी है, तो आपने लिख लिया, इसमें एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा तो अभी लिख लो, एज लेंथ इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अगर एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, क्यूब है तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको रिलेशनशिप पता है ए और आर के बीच में। ठीक है ना, याद करो, ये हमने किया था, यहाँ पर होगा ये कैसे होगा, आर प्लस आर इक्वल्स टू ए, यहाँ से आपने निकाला था कि ए इक्वल्स टू 2r। अब ये चीज़ें यहाँ पर काम आएंगी। ठीक है, अब ये जितने एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, आप इनको एज्यूम करते हो कि ये स्फेरिकल है, परफेक्टली स्फेरिकल। ठीक है, अब एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वही वॉल्यूम होगा एटम का, वॉल्यूम ऑफ एटम वही होगा जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है। और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जहाँ पर आर इज द रेडियस ऑफ एटम। सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब आपको निकालना है, अच्छा एक चीज़ और, रैंक कितनी है इसकी, 1। देखिए आपने 8 कॉर्नर्स पे, और हर एक कॉर्नर पे जो एटम है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो टोटल हो गया 1। तो रैंक हो गया 1 इसका। रैंक क्या होती थी, रैंक होती क्या थी कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं एक यूनिट सेल में, यानी कि एटम पर यूनिट सेल, उसी को रैंक बोलते हैं, समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, अब मैं निकालूंगा पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आता था वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है ए क्यूब। न्यूमरेटर में आता था कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इसने, एटम ने। तो टोटल कितने एटम्स हैं यूनिट सेल में, एक, रैंक ने बताया तो 1। ठीक है, और उस एक एटम का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर आर है, यहाँ पर ए है, तो आर की जगह ए डाल दो या ए की जगह आर डाल दो, एक ही बात है। आपको पता है ए इज इक्वल्स टू 2r, तो ए की जगह आर डाल दो, तो ऊपर आएगा 1/4/3 पाई आर क्यूब। नीचे आ गया ए क्यूब की जगह आ जाएगा 2r का होल क्यूब। इसको आप रीराइट कर सकते हो एस 4/3 पाई आर क्यूब ओवर 8 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 4 से 8 भी काट दोगे, तो यहाँ पर आपको बचेगा π/6। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, तो 3.14/6 अगर इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 0.52।
तो ये 0.52 जो वैल्यू आई ये पैकिंग फ्रैक्शन की है। क्वेश्चन होता है पैकिंग एफिशिएंसी बताओ कितनी है। पैकिंग एफिशिएंसी इज पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, यानी कि 0.52 इंटू 100, दिस विल गिव यू 52%। सो पैकिंग एफिशिएंसी आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की आ गई 52%। डेरिवेशन है ये पूरा, इसको लिख लो अच्छे से। ठीक है, आई थिंक लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये था आपका सिंपल, ये सिंपल वाला पार्ट था। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए। सेकंड लिखो, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके लिए लिखते हैं। टेंशन नहीं, बस ये है, इसके बाद एफसीसी है, फिर ख़त्म टॉपिक, थोड़ा सा रह गया बस। चलो अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को स्टडी करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता था? पहले आप एक क्यूब बनाओगे इस तरीके से, एंड्स ज्वाइन कर दो, ठीक है। 8 कॉर्नर पे एटम तो एग्जिस्ट करेंगे ही, वो तो कहीं जा नहीं रहे, ठीक है। साथ ही साथ एक सेंटर में और एटम और आ जाता है, यही तो होता था बीसीसी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको बताया था, पहली बात तो वही चीज़ रहेगी, जो एज लेंथ है वो ए ही रहेगी, तो इसमें लिखोगे आप एज लेंथ आपकी ए है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आर और ए के बीच में जो रिलेशन था बीसीसी में, मैंने आपको बताया था कि इसमें सॉलिड डायगोनल इंक्लूड होती है। सॉलिड डायगोनल के लिए आपको 3 बार स्टेप में घूमना पड़ता है, एक बार नीचे आना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता था R इक्वल्स टू √3/4a, या इसको लिख सकते हो A इक्वल्स टू 4R/√3, जो यूज़ करना है कर लेना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, बीसीसी के केस में जो रैंक होती थी वो होती है 2, यानी कि 2 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्टली इसका निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन में नीचे आता था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ए क्यू भी रहेगा यहाँ पर। अच्छा, और ऊपर आता था कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2, तो 2 एटम्स हैं, और हर एक एटम का कितना वॉल्यूम होगा, 4/3 πr³, ये होगा। अब यहाँ पर एक ही जगह डाल दो ये पूरा, तो ये हो जाएगा 2 × 4/3 πr³ होल डिवाइडेड बाई, एक ही जगह आ जाएगा 4R/√3 का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ आएगा इस टाइप से, पाई टाइम्स √3/8, इसको सॉल्व करने पे ये आपको मिलेगा, एंड दिस विल बी योर पैकिंग फ्रैक्शन। अब अगर इसमें पाई की वैल्यू आप 3.14 डाल देते हो, तो 3.14 इंटू √3/8, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 0.68। अब पैकिंग फ्रैक्शन आ गया तो पैकिंग एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो आप, दैट विल बी पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, दिस इज 0.68 इंटू 100, तो ये आएगा आपका 68%, ठीक है। अच्छा, तो 68% वो वॉल्यूम है जो कि एटम्स ऑक्यूपाई कर रहा है। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं, वॉइड। तो क्वेश्चन आता है आपके कई बार कि वॉइड परसेंटेज कितनी है, तो वॉइड परसेंटेज हो जाएगी 100 - 68, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 32%, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन सही से करना बस,
और अभी जो टॉपिक कर रहे हैं इसमें एग्ज़ाम में भी आपका डेरिवेशन वाला पार्ट ही आता है। क्वेश्चंस अभी धीरे धीरे करेंगे। अभी सर कोऑर्डिनेशन नंबर और स्टडी करना है, डेंसिटी निकालना और सीखना है, इसके बाद इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो थर्ड लास्ट, आज के लिए लास्ट टॉपिक। आपने अभी तक पैकिंग एफिशिएंसी निकाली है सिंपल के लिए और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। अब निकालोगे आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। आसान है, आपने बीसी से निकाल लिया तो ये भी आसान, ये तो बहुत आसान लगेगा आपको। डायग्राम बना लेना बस, डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लो, कॉर्नर्स पे एटम्स शो कर दो। फेस है तो सारे फेसेस अपोजिट साइड में दिखा दो कि एटम लगे हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर एज लेंथ वही रहेगी ए, तो आपकी एज लेंथ ए रहेगी। और आर और ए का रिलेशनशिप याद होगा, √2/4a था। ठीक है, बीसीसी में √3/4a है, एफसीसी में √2/4a है। इसकी जो रैंक होती है वो आती है 4, याद होगा आपको, यानी कि 4 एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ से उसको लिख सकते हो लाइक A = 4r/√2, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन में नीचे आता था वॉल्यूम A³ आ गया, ऊपर आता है टोटल नंबर ऑफ रैंक। रैंक कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4 एटम्स प्रेजेंट है। हर एक एटम का कितना वॉल्यूम होता है, 4/3 πr³। सिंपल है, फॉर्मूला वही रहेगा, अब बस वैल्यूज डिफरेंट होती जाएंगी। अब आप क्या करो, ए की जगह डाल दो ये वाली वैल्यू, तो 4 × 4/3 πr³ होल डिवाइडेड बाय 4r/√2 ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगी 2√2 × π/4 × 3। ठीक है, फिर 2 से और काट दो ये, तो ये हो जाएगा एट लास्ट π/√2 × 3। ठीक है, अब यहाँ पाई की वैल्यू डाल दो 3.14 ओवर √2 × 3। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आता है 0.74। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है 0.74 × 100, यानी कि 74%। और वाइड परसेंट कितना आ जाएगा, 100 - 74, यानी कि 26%। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि एफसीसी के केस में सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी देखी जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आप बोलोगे एफसीसी का। ठीक है, चलो, तो ये सारे टॉपिक्स आज आपने डिस्कस कर लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सारे। आपने आज रेडियस निकालना सीखा, रेडियस के हेल्प से आपने पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, देन पैकिंग एफिशिएंसी, देन वॉइड परसेंटेजेस निकालने सीख लिए। और आपने यूनिट सेल्स की स्टडी तो कर ही ली है, यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन समझ में आ गई आपको। पैरामीटर्स आज डिस्कस किया आपको, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, वो डिस्कस किए। उससे रिलेटेड जो 7 टाइप के सेल्स और बनते हैं वो डिस्कस किए हमने, सबके नाम याद किए। फिर टोटल क्वांटिटी में 14 यूनिट सेल बनते थे, उनको हम लोग ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, वो स्टडी किया हम लोगों ने। तो बस यही से मेन टॉपिक्स हैं। अब कल हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंसिटी स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ें बची हैं अभी, कल उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सब समझ